अगर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं अल्लाह के नाम पर इकरार करता हूँ कि मैं AIMIM या उसकी क़यादत से इख्तिलाफ इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा। हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। बिहार इलेक्शन के नज़दीक तमाम सीमांचल के मुसलमानों को ये बात जान लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद की वजह से आपकी सियासी भागीदारी के सफ़र को तोड़ना चाह रहे हैं। किसी मुखालिफ जमात में शामिल नहीं होऊंगा, ना आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और ना ही अपने लोगों से पार्टी और क़यादत की मुखालफत कराऊंगा। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जिनका जिक्र पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में रहा है, जिनको चर्चा में लाने का विषय तमाम तर इसी बात के इर्द गिर्द घूमता रहा कि वो टिकट डिज़र्व करते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? जोकीहाट कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब ये बात कही तो जा रही थी, मगर कुछ ही दिन पहले कई सारे कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन्होंने अल्लाह के नाम पे हलफ उठाया और उसमें कई सारी चीज़ें कही गई थी और उसमें से ये भी चीज़ें थी कि पार्टी को पूरा इख्तियार है कि वो जिसको चाहे टिकट दे दे, मैं उसका पूरा समर्थन करूँगा। उसका मफहूम तो यही था, अल्लाह के नाम पे अहद किया गया था और वो ख़ुद भी अब्दुल्ला सालिम साहब बाशऊर आदमी हैं और ख़ुद एक मौलवी भी हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें अब खुल करके सामने आ गई हैं। मैं आपको तारीख़ी पस मंज़र में दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दो मिसालें देता हूँ जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी कि अवाम के मफाद को दूर रख कर अपनी ज़ाते फ़ायदे को जब कोई आदमी सामने रखता है तो वो लीडर नहीं रहता, बिल्कुल भी लीडर नहीं रहता, बल्कि उसकी लीडरशिप का सफ़र ही वहीं पर ख़त्म हो जाता है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास 1939 का है, जब कांग्रेस के इलेक्शंस चल रहे थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने जीत हासिल की, मगर उनका ये कहना था कि एग्रेसिवली वायलेंटली ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ा जाए, जबकि जो दूसरे लीडर्स थे गांधी और नेहरू, उनका ये कहना था कि हम लोग नॉन वायलेंट मूवमेंट को जारी वो सारी रखेंगे। ख़यालात आपस में नहीं बने तो रास्ते जुदा हो गए, दो जुदा रास्ते चले गए, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो चीज़ एक सही मुनज़्ज़म तरीके से की जा सकती थी वो नहीं हो पाई। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल ले लें तो इमरजेंसी एक्ट का दौर आपको याद होगा, जब इंदिरा गांधी 1971 में उन्होंने इलेक्शन जीता, 74 में उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का, वो इल्ज़ाम सही साबित हुआ, जिसके बाद उन्हें दो ऑप्शंस उनके पास थे। पहला ये कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मिसबैलेंस्ड ना करते हुए वो एक अच्छी नागरिक बनते हुए रिज़ाइन कर दें, और दूसरा ये कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए अवाम को उलझन में डाल दें और उनको तकलीफ़ें झेलने के लिए छोड़ दें। दूसरा रास्ता उन्होंने चुना और इमरजेंसी घोषित कर दी, जिसकी वजह से मीडिया में सेंसरशिप लग गई, हड़कम मचा, कई सारे लोग परेशान हुए, कई सारे लोग क्या पूरा देश परेशान हुआ। फिर 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी हार गई। अब आप खुद सोचिए कि जब भी किसी लीडर ने अपने ज़ाती मफाद को आगे रखा है, अवाम के मफाद को पीछे डाल दिया है, तो उसकी लीडरशिप का सफ़र वहाँ से ख़त्म हुआ है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। उतना पीछे क्यों जाना है? सीमांचल के हालात आप देख लीजिए। 2020 के चुनाव में जब अवाम ने किसी को अपना नेता चुना, वो 5 लोग जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए जाके आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली, आज उनकी हालात क्या है? एक का टिकट कन्फर्म हुआ, दूसरे को मिला ही नहीं, और बाकी 3 कैंडिडेट जो थे उनमें से उनका भी टिकट खारिज होने के तमाम इम्कानात हमारी नज़र आ रहे हैं। बात यही है कि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि अगर आप एक बाशऊर आदमी हैं और अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो उसका सबसे पहला सबूत यही रहेगा कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखेंगे। इतने सालों के बाद जब बिहार की 18% मुसलमान आबादी अपनी सियासी भागीदारी की बात कर रही है और ग्राउंड पर वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं बाज़ाब्ता, उन चीज़ों को पसे पर्दा डाल देना ये किसी बाशऊर आदमी की या काबिल आदमी की मिसाल हरगिज़ नहीं हो सकती है। अब्दुल्ला सालिम साहब ने ऐसा क्यों किया, तो ये आप इन तमाम मिसालों के ज़रिए और मैंने जो अभी तक बयान किया है उन चीज़ों को अगर आप थोड़ा तोल मोल के देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। जनसुराज पार्टी कहा जा रहा है कि उन्होंने शामिल कर ली है, वही जनसुराज जिसके सदर प्रशांत किशोर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये बयान दे चुके हैं
कि MIM तो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि उन्होंने वही कांग्रेस वाले गुण गाने शुरू कर दिए। और वही प्रशांत किशोर, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखेंगे तो वो 11 करोड़ के मामले का भी मैंने जिक्र किया है। उनकी अभी तक के जो हालात हैं उससे यही निशानदेही की जा सकती है कि उनको बीजेपी का प्रॉक्सी माना जा रहा है, क्योंकि NDA को पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का कहना है कि वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब खैर ये जो भी चीज़ें हों, मगर जनसुराज पार्टी में उनका शमूलियत इख्तियार करना और उनका जो हलफ में बातें कही गई थी कि मैं पार्टी के साथ बना रहूँगा चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, अब वो चौकी हाट में MIM के ही एक उम्मीदवार के ख़िलाफ़ में चुनाव लड़ेंगे। स्ट्रेंज बात यही है, मुद्दा यही है जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो सदाएं बुलंद हुई हैं मुसलमानों की अपनी सियासत की, विधानसभा में वकालत की, वो तमाम तर जुल्म जो पिछले कई सालों में मुसलमानों पे गुजरा, चाहे वो बाढ़ का हो, बेरोज़गारी का हो, वो पूरी आबादी जो अब तक झेलती आई है, जिसको कुछ नहीं मिला, जिसको कैबिनेट में मिनिस्ट्री देने तक की कोई बात नहीं करता, वो अब अपनी सियासी भागीदारी की तरफ धीरे धीरे हल्के से कदम बढ़ा रही थी। अगर उसमें ऐसी चीज़ें बीच में आती हैं तो हो सकता है कि मुसलमानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा कोई फ़ैसला नहीं है, मैं बस हालात आपको बता सकता हूँ। फ़ैसला आपका है। इलेक्शंस बहुत ही करीब हैं और यहाँ से ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी जब कोई कूलर लगाएगा, कोई पंखा लगाएगा और हवाओं का रुख मोड़ने की पूरी पुरजोर कोशिश की जाएगी, मगर फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और नए मुद्दे पर बात होगी। वैसे हम लोग बिहार में मौजूद हैं, देख रहे हैं ज़मीनी हालात क्या हैं। जैसे ही कुछ नया पता चलता है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।